हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी समय से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। कैश मैं अपने गांव में चला गया था और गांव में सेटअप बनाने में थोड़ा सा समय लग गया था, लेकिन आगे आपकी सभी की सभी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। देखिए, आपका अभी भी 1 से 2 महीने में कोई एग्ज़ाम नहीं है। आप सभी को पता है कि आपके इलेक्शन के लिए आचार संहिता लग चुकी है और अब आपके सारे के सारे एग्जाम चुनाव के बाद ही आएंगे। तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाना है। देखिए, आपको इस गैप में तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करना है। तो अब आपकी जो 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, काफ़ी समय से आपकी डिमांड भी आ रही थी। जो क्लासेस डिले हो गई थी तो आपके मैसेज भी आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे कि सर क्लासेस क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो क्लासेस होने का एक बहुत बड़ा रीज़न था। अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। अब देखिए, काफ़ी समय से काफ़ी विद्यार्थियों को ये भी मैसेज आ रहे थे कि सर EMRS का कोर्स आपने लॉन्च कर दिया है, उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और उसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। देखिए, हमने जो कोर्स लॉन्च किया था उसकी जो क्लास थी उसमें कंप्लीट डिटेल में चर्चा की थी, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया। शायद कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको इस क्लास में बता दूं कि आपका जो EMRS 2024 होने वाला है उसमें आपको अच्छे से हम तैयारी करवाने वाली हैं। देखिए, आपके लिए हम संगीत का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी करवाएंगे। यानी कि आपका केंद्र की जितनी भी भर्ती आती है उसमें माइनस मार्किंग रहता है और उसी के साथ साथ आपका हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइड नेचर का रहता है। तो पिछली बार काफ़ी विद्यार्थी इसमें फेल हुए थे और उनका आगे का जितना भी मेहनत था वो बिल्कुल काम नहीं आया। तो हमने इस बार सोचा है कि आपको हिंदी और इंग्लिश की अच्छे से प्रॉपर वे में हम तैयारी करवाएं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस बार हम आपके लिए संगीत की फुल तैयारी करवाएंगे, आपका हिंदी इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे और उसके साथ साथ जनरल पेपर, जो भी आपका जनरल पेपर रहता है, रीजनिंग वाला, ICT वाला और आपका GK वाला, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। आपका EMRS के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर का हम कलेक्शन लेकर के आपको PYQ करवाएंगे और हो सकेगा तो हम आपके लिए जनरल नॉलेज की और रीजनिंग की भी क्लास अरेंज करवाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपकी 3 क्लासेस होने वाली हैं, तो सभी विद्यार्थी अच्छे से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी फीस रखी हमने मात्र 1500 रुपये। इनिशियल फीस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 300 रुपये का। तो आप EMRS 2024 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रॉपर और अच्छे बेहतरीन ढंग से हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं। आप सभी को पता ही है कि मैं भी आपका EMRS में सिलेक्टेड हूँ। इस बार जो भर्ती आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आपको अच्छे से हम तैयारी करवा सकते हैं, अच्छे से आपको हम गाइड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब देखिए, आपको मैं बता दूं इसमें और क्या क्या चीज़ हम देने वाले हैं। आपको फुल सिलेबस करवाएंगे, संगीत का पूरा सिलेबस करवाएंगे, उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश का पूरा सिलेबस हम आपको करवाएंगे बेहतरीन तरीके से। हर एक लेक्चर का आपको नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, जिससे आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं और आगे अपनी तैयारी रिवीजन के व्याप पर भी अच्छे से कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, 1000 प्लस MCQ की PDF मिलेगी और आपको टेस्ट भी मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। 10 फुल लेंथ आपको टेस्ट मिलेंगे, यानी कि सेम EMRS के पैटर्न पर हम आपको 10 ऐसे सेट लेकर के आएंगे जो कि आपके क्वेश्चन को सेम टू सेम फुलफिल करेंगे। जिस प्रकार से आपका EMRS का पेपर आएगा सेम उसी प्रकार से हम आपको यहाँ पर पेपर देने वाले हैं और आपका एप्लीकेशन पर अरेंज आपका टेस्ट रहेगा। अब देखिए, 5 BPSC के PYQ टेस्ट हम लेने वाले हैं और 5 आपको EMRS, DSSB और KVS NVS के पेपर हुए हैं, उनका प्रीवियस ईयर पेपर हम लेकर के आएंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहतरीन शानदार तैयारी में आपको करवाने वाली हैं और जल्द ही हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हैं। तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे आपकी भर्ती आने वाली है उसमें तैयारी कर सकती हैं। और यही कोर्स आपका NVS और KVS के लिए रहने वाला है, बिकॉज आपका NVS, KVS और EMRS तीनों का सिलेबस लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं आज के सेट के बारे में, यानी कि आपका जो क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही थी उसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, रेला किस सांगीतिक वाद्य से संबंध रखता है। आप सभी को पता होगा जो रेला होता है, देखिए सितार में आपकी अलग अलग गायन शैलियाँ बजती हैं, यानी कि आपका गतवय बजती हैं, सितार कहानी, मसीद कहानी। उसी प्रकार से आपका जो तबला और फखावज होता है उसमें आपका रेला बजता है। तो आपका रेला किस सांगीतिक वाद्य से संबंध रखता है।
तो आपका तबला और पखावज। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये आपका देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं EMR 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं रहता है, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रहता है और क्वेश्चन बढ़िया वाले पूछे जाते हैं जो कि आपको घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। अब देखिए जो रेला होता है, रेला क्या होता है? तो रेला होता है आपका पलटे के बोलों को दोहराते हुए, यानी कि आपके जो पलटे होते हैं उनके बोलों को दोहराते हुए चौगुन और अठगुन की लयकारी में आपका गाना बजाना ही आपका रेला कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? पलटे के बोलों को दोहराते हुए चौगुन और अठगुन की लयकारी में गाना आपका रेला कहलाता है। अब देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं आपका विषम जोड़े को चुनिए। तो यहाँ पर आपका ये भी EMRS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है तालों से। किससे बना है आपका? ताल से। तो ताल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी जो जत ताल होती है इसमें कितनी मात्रा होती हैं, तीन ताल में कितनी मात्रा होती हैं। तो आपको बस इतनी इसके आधार पर ही आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए आपकी जो जत ताल होती है, कौन सी आपकी जत ताल, जत ताल में कितनी मात्रा होती हैं? तो आप सभी को पता है 16 मात्रा होती हैं। तीन ताल कितनी मात्रा की होती है? तो तीन ताल भी आपकी 16 मात्रा की होती है। अब दीपचंदी और झुमरा कितनी की होती हैं? तो देखिए आप सभी को पता होगा दीपचंदी और झुमरा आपकी 14-14 मात्रा की होती हैं। पंचम सवारी और गजझंपा आपकी 15-15 मात्रा की होती हैं। कितनी की होती हैं? आपकी 15-15 मात्रा की। और रूपक आपको सभी को पता है, रूपक आपकी 7 मात्रा की ताल है, वेरी इंपोर्टेंट ताल है। और झपताल आपकी 10 मात्रा की ताल है। तो अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि इनमें भिन्न कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, रूपक और आपका जप ताल ये आपकी भिन्न रहने वाली है। क्या रहने वाली है आपकी? यह भिन्न ताल है, दोनों में ही अलग अलग मात्राएं हैं। बाकी इन सभी में आपकी इनमें 16-16 मात्रा है। दीपचंदी झुमरा में 14-14 मात्रा है। पंचम सवारी गजझंपा में आपकी 15-15 है और दीपचंदी झुमरा में 14-14 मात्रा है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देख पाएंगे और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है गान के कितने भेद हैं? गान के कितने भेद हैं? 2, 4, 3, 5। देखिए ये भी आपका EMRS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेटेस्ट आपका 2030 का जो पेपर हुआ है उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए जो गान है आपका, गान क्या है आपका? गान देखिए गान आपके 2 प्रकार की होती है। गान आपका कितने प्रकार का होता है? तो गान आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है आपका निबद्ध गान, पहला होता है आपका निबद्ध गान, दूसरा होता है आपका अनिबद्ध गान। कौन सा होता है आपका? अनिबद्ध गान। देखिए निबद्ध और अनिबद्ध गान आपके 2 प्रकार के गान रहते हैं। निबद्ध क्या होता है? जो ताल में बनी हुई रचना होती है उसको आप निबद्ध गान कहते हैं। ताल में बंधी हुई रचना, ताल में बंधी हुई रचना को निबद्ध बोला जाता है। और ताल रहित रचना को आपका अनिबद्ध बोला जाता है। इसके अंतर्गत आपका आलाप आता है। जो आपका आलाप होता है ये आपका अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अनिबद्ध गान के अंतर्गत क्या आता है? तो आलाप आपका अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है। बाकी सभी जितनी भी लयकारियाँ, जितनी भी आपकी गायन शैलियाँ होती हैं, जितनी भी आपकी गायन शैलियाँ होती हैं वो सभी की सभी आपकी निबद्ध गान के अंतर्गत आती है। ठीक है, आलाप में भी आपका रूपकलाप, रागालाप, आलाप्ति गान, स्वच्छता नियम, ये भी चारों आपके रागालाप के आलाप के अंतर्गत ही आपके आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आगे हम बात करेंगे राग मारवा का वादी संवादी क्या है? जो आपका राग मारवा है इसका वादी संवादी क्या रहने वाला है? ये भी आपका EMRS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपका सेंट्रल लेवल की जितनी भी एग्जाम आती हैं उनमें रागों से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका सिलेबस के जितनी भी राग हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। तो आपको सिलेबस का जितना भी राग दिया हुआ है, ताल दिया हुआ है, वो अच्छे से आपको याद करना होगा। उसको हम अच्छे से कोर्स में करवाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आपका सबसे अधिक बनता है। देखिए आपका जो मारवा राग है, आप सभी को पता है कि मारवा आपका जो राग है ये किस थाट का है? तो ये आपका मारवा थाट का है। किसका है? आपका मारवा थाट का है। तो ये किस प्रकार का राग रहने वाला है आपका? तो ये आपका आश्रय राग है। आश्रय राग कौन कौन से होते हैं? तो जो 10 थाट हैं उन्हीं के नाम पर जो राग होते हैं उन्हीं को आश्रय राग बोला जाता है और उन्हीं के अलावा उनसे उत्पन्न राग होते हैं उनको जन्य राग बोला जाता है। तो आपका जो मारवा है
इसमें आपका मारवा थाट से आश्रय राग रहता है। अब इसमें कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं? मारवा थाट में आपका कौन कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं? तो रे कोमल मत तीव्र, ये महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। रे कोमल मत तीव्र आपका मारवा में प्रयोग की जाती हैं। अब देखिए मारवा का वादी संवादी क्या है? तो रे धक आपका मारवा का वादी संवादी यहाँ पर रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपका? रेधा मारवा का वादी संवादी रहने वाला है। अब देखिए इसकी जाति की अगर बात करते हैं, जाति मारवा की जाति क्या है आपकी? शाड़व साड़व, शाड़व साड़व आपकी मारवा की जाति है। गायन समय महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। गायन समय तो आपका सायकाल, सायकाल यानी कि शाम के समय इसका गायन समय है 4 से 7 बजे तक। ठीक है। अब देखिए 4 से 7 बजे के जितने भी राग रहते हैं सुबह के या फिर शाम के, उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। अब ठीक है। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, शम प्राकृत राग। शम प्राकृत राग क्या रहने वाला है? मारवा का शम प्राकृत राग क्या है? तो इसका सम प्राकृत राग रहने वाला है आपका पूरिया। क्या है आपका? मारवा का सम प्राकृत राग क्या है आपका? पूरिया। ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, खोले भारत के किस प्रांत में अधिक लोकप्रिय है? देखिए इस प्रकार की आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो आपका खोले है यह भारत के किस प्रांत में अधिक लोकप्रिय है? ये हमारा इसका 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बंगाल, हरियाणा, जम्मू, पंजाब। तो खोले आपका किसका रहने वाला है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बंगाल। इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है बंगाल। हालांकि इसका ये हमारे इसने जो फाइनल आंसर किया है उसमें क्या माना है उसको मैं एक बार देख के आपको बता दूंगा। ठीक है। आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट, कौन सा गमक का प्रकार नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, KBS 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा गमक का प्रकार नहीं है? प्लाम्बित गमक, कुरुल, त्रिभिन्न या फिर साधारण। तो इनमें से गमक का कौन सा प्रकार नहीं है ये आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। जितनी विद्यार्थी सेशन को देख रही हैं सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या है? आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब देखिए आगे इसमें हम बात करने वाले हैं गमक का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर आपका जो साधारण है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, जो साधारण है आपका यह गमक का प्रकार नहीं है। बाकी आपका जो प्लाम्बित है ये गमक का प्रकार है। प्लाम्बित को आपका अन्य नाम है इसका मीड। ये क्वेश्चन आपका MP टेट में पूछा गया था। किसमें? आपका MP टेट में पूछा गया था कि प्लाम्बित को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आपका मीड के नाम से। जो आपका क्रूल है इसको आपका घसीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आपका घसीट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आपका जो त्रिभिन्न। अब देखिए त्रिभिन्न क्या होता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है 3। क्या है आपका? त्रिभिन्न नाम से स्पष्ट हो रहा है आपका 3। तो इसमें आपका क्या रहने वाला है? 3 स्वरों को छू करके चौथे स्वर पर जाना आपका त्रिभिन्न कहलाता है। ठीक है। 3 स्वरों को छू करके आपका चौथे स्वर पर जाना आपका त्रिभिन्न कहलाता है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका यह गमक का प्रकार नहीं है। क्या आपका? यह गमक का प्रकार नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रहने वाला है, जो कि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, रविशंकर के गुरु कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका KBS 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ जो कि आपके पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो रविशंकर के गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खां, अल्लाह रक्का खां, अली अकबर, इमदाद खां। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बताएंगे कि आपका रविशंकर के गुरु कौन थे। तो देखिए इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खां। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खां इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब देखिए आपको बताना है रविशंकर के लिए भारत रत्न किस फील्ड में मिला था? रविशंकर को भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न किसके लिए मिला था? तो सितार के लिए, यानी कि रविशंकर सितार वादक हैं, इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। आपके संगीत के क्षेत्र में आपके 6 कलाकारों को
6 कलाकारों को भारत रत्न मिला है। तो ये आपकी 6 कलाकारों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे आपकी जैसे जैसे क्लासेस कंटिन्यू रहेगी आपको मैं सभी के सभी को अच्छे से याद करवा दूंगा और रटवा दूंगा, ठीक है। आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट, षड्ज ग्राम की मूर्छना कौन सी है। ये आपका KVS 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो षड्ज ग्राम की मूर्छना इनमें से कौन सी रहने वाली है, सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएंगे। आपका जो षड्ज ग्राम रहने वाला है इसकी मूर्छना रहने वाली है आपकी, तो देखिए उत्तर मंद्रा, शोभिरी, कलोग्नता, पौरवी। तो षड्ज ग्राम की मूर्छना इनमें से आपकी रहने वाली है उत्तर मंद्रा। क्या रहने वाली है आपकी, उत्तर मंद्रा। अब देखिए आपका जो ग्राम है आपका ग्राम 3 प्रकार का है। इसका है आपका 3 प्रकार का, लेकिन आपका जो 2 ग्राम है षड्ज ग्राम और आपका मध्यम ग्राम, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए आपका जो षड्ज ग्राम की जो मूर्छना रहने वाली है वो आपकी प्रत्येक ग्राम की 7 मूर्छनाएं रहती हैं। तो देखिए पहली मूर्छना आपकी रहने वाली है उत्तर मंद्रा, दूसरी आपकी रहने वाली है रजनी। आपको पता होना चाहिए मूर्छनाओं के बारे में जो कि आपके क्वेश्चन बन सकता है। तीसरी आपकी रहने वाली है उत्तरायता। चौथी आपकी रहने वाली है शुद्ध षड्जा। पांचवी आपकी रहने वाली है अशुक्राता। पांचवी आपकी मतश्री कृता। छठवीं आपकी अशुक्राता। सातवीं आपकी अवरुद्ध गाथा। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर 7 मूर्छनाएं रहने वाली हैं, अवरुद्ध गाथा। अब इन 7 मूर्छनाओं को आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए जो आपकी शोभिरी है, कलोपनता है, पौरवी है, ये आपकी मध्यम ग्राम की मूर्छना है। किसकी, आपकी मध्यम ग्राम की मूर्छना यहाँ पर रहने वाली है। तो जब हम आपका मूर्छना टॉपिक पढ़ेंगे तो कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपकी प्रत्येक ग्राम में तीन आप प्रत्येक जो 3 ग्राम है आपकी, उनमें प्रत्येक ग्राम में आपकी 7 मूर्छनाएं रहती हैं, उनके क्या नाम है, किस प्रकार से आपकी रहती हैं, तो कंप्लीट चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है षड्ज ग्राम की जो मूर्छना है उत्तर मंद्रा है। कौन सी आपकी, उत्तर मंद्रा, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं रागालाप किसका प्रकार है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बताएंगे रागालाप किसका प्रकार यहाँ पर रहने वाला है। देखिए रागालाप आपका किसका प्रकार रहने वाला है, सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करके बताने वाले हैं। रागालाप आप किसका प्रकार है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका गान होता है 2 प्रकार का होता है, अनिबद्ध गान, निबद्ध गान, ठीक है। कितना होता है, 2 प्रकार का, अनिबद्ध गान और निबद्ध गान। तो निबद्ध गान के अंतर्गत आपकी ताल में बंधी हुई सभी रचनाएं आती हैं, लेकिन अनिबद्ध गान के अंतर्गत आपकी ताल रहित रचनाएं आती हैं। कौन सी आती हैं, आपकी ताल रहित रचना। तो रागालाप आपका आलाप का एक प्रकार है, तो ये आपका अनिबद्ध गान के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, आपका अनिबद्ध गान के अंतर्गत आएगा। यहाँ से आपको पता होना चाहिए ये आपका KVS 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, रामकली का थाट क्या है। रामकली का थाट क्या रहने वाला है, इसके बारे में सभी विद्यार्थी कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे कि राग रामकली का एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको जो कैमरा नहीं आ रहा है उसको एक बार यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना है रामकली का थाट क्या रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताएंगे कि आपका जो राग रामकली है इसका थाट क्या रहने वाला है। काफी, खमास, पूर्वी या फिर भैरव। रामकली आपका देखिए भैरव थाट का है। किसका है, आपका भैरव थाट का रहने वाला है राग रामकली।
अब देखिए जो रामकली है इसमें और भी आपको पता होना चाहिए इसका वादी संवादी क्या रहने वाला है। वादी संवादी, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो रामकली का वादी संवादी है आपका पासा, क्या है आपका पासा। इसकी जाति की बात करते हैं, जाति भी पूछ ली जा सकती है। तो आपकी संपूर्ण जाति है, संपूर्ण जाति है। अब देखिए आपका आरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। संपूर्ण का मतलब होता है 7 स्वर, आरोह में 7 स्वर, और आपका अवरोह में भी आपका 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। अवरोह में भी आपके 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, बीडी पलोस्कर के शिष्य कौन नहीं है। बीडी पलोस्कर के शिष्य कौन नहीं है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। ये भी आपका KBS 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपके लिए इस सेशन में उन क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ जो कि आपका EMRS, KBS और NBS DSSS में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सभी विद्यार्थी 2024 में जो आपकी केंद्र लेवल की जो भर्ती आ रही है उनको टारगेट कीजिएगा। यानी कि आपका EMRS आ रहा है, EMRS आ रहा है, महत्वपूर्ण आपकी भर्ती रहने वाली। इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है। क्या आपका इंटरव्यू नहीं होता है, ये सबसे अच्छी बात है। जो विद्यार्थी इंटरव्यू में कमजोर हैं, यानी कि प्रैक्टिकल में कमजोर है, वो भी इस भर्ती को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है आपका NBS और 2024 में आपका KBS भी आएगा। तो ये महत्वपूर्ण आपकी तीनों भर्ती रहने वाली है, ये आपकी 2024 में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो बीडी पलोस्कर के शिष्य कौन नहीं है। ओंकारनाथ ठाकुर, DV पलोस्कर, नारायणराव व्यास, SN रतंजकर। देखिए आपका जो पलोस्कर जी हैं इनके शिष्य आपके SN रतंजकर नहीं है, ओंकारनाथ ठाकुर हैं, पलोस्कर आपका नारायणराव व्यास हैं। तो ये सभी इनके शिष्य हैं, लेकिन आपका SN रतंजकर इनके शिष्य नहीं है। महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। अब देखिए यहाँ से आपको पलोस्कर जी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे और भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो पलोस्कर जी के बारे में आपको क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट पता होना चाहिए। तो एक तो इनको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। इनका जन्म कब हुआ था, आपका 18 अगस्त 1872 को। कब हुआ था, 18 अगस्त 1872 को। कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में। अब देखिए एक और इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी माताजी कौन थी। तो इनकी माताजी कौन थी, गंगा देवी। पिताजी कौन थे, तो इनके पिता कौन थे, दिगंबर गोपाल, दिगंबर गोपाल। ठीक है, और भी इनके घराने से क्वेश्चन एक बन सकता है। इनके घराने से क्वेश्चन बनता है कि DV पलोस्कर का घराना कौन सा था। तो ये आपके ग्वालियर घराने से थे, सभी को पता होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस घराने से, तो ग्वालियर घराने से थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 21 अगस्त। कब हुई थी इनकी मृत्यु, 21 अगस्त 1931 में। 1931 में मिरज महाराष्ट्र में, मिरज महाराष्ट्र में। कब हुई थी, मिरज महाराष्ट्र में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्वर मारवा थाट के हैं। निम्न में से कौन से स्वर आपके मारवा थाट के रहने वाले हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका मारवा थाट रहने वाला है, मारवा थाट में कौन कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए केंद्र लेवल की जितनी भी आपकी भर्ती रहने वाली है उनमें स्वरावली से क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं। अगर आपको 10 थाट हैं, उनके स्वरों के बारे में अगर पता है, अच्छे से पता है, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका जो मारवा थाट है, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें आपका रे कोमल मत तीव्र लगता है। कौन सा लगता है आपका, रे कोमल मत तीव्र आपका लगता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन कौन से स्वर प्रयोग किए जाएंगे। शा, रे, ग, म, प, ध, नी। जो आपकी सरगम है इसमें आपका रे कोमल हो जाएगा, मध्यम तीव्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो इसमें आपका कौन सा रहेगा, देखिए इसमें आपका यहाँ पर मत तीव्र कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक ताल में कितनी ताली आती हैं। अब देखिए एक ताल है, 3 ताल है, सूल ताल है, रूपक ताल है, ये महत्वपूर्ण ताल है। तो इन तालों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो आपका जो एक ताल है, कौन सी ताल है, एक ताल में कितनी ताली होती हैं।
तो एक ताल में आपकी 4 ताली होती हैं। कितनी होती हैं? 4 ताली। आशा करता हूँ सभी को पता होगा। एक ताल में आपकी मात्रा कितनी रहती है ये आपको पता होना चाहिए। एक ताल में आपकी मात्रा रहती है 12। ताली कितनी रहती हैं? तो ताली रहती हैं आपकी 4। कौन कौन सी मात्रा पर रहती है? पहली, पांचवी, नवीं और 11वीं। खाली आपकी रहती है, खाली आपकी 2 हैं। कितनी आपकी? 2, 3 और 7वीं मात्रा पर। अब देखिए इसके बाद आपका आता है महत्वपूर्ण, इसके बोल। क्या आता है इसका? तो इसके बोल आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए बोलों के बारे में। तो इसके बोल क्या रहने वाले हैं? दिन दिन धागे त्रिकट तू ना कत्ता, दिन दिन धागे त्रिकट, धागे त्रिकट, ये आपका एक ही बोल है। धागे त्रिकट तू ना कत्ता, धागे त्रिकट दीना, धागे त्रिकट दीना, ये इसके बोल हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इसकी 12 मात्रा हैं। 12 मात्राओं के आपके बोल रहने वाले हैं। दिन दिन धागे त्रिकट तू ना कत्ता, धागे त्रिकट दीना। अब देखिए आपका तीसरी, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है तीसरी और आपकी 7वीं मात्रा पर यहाँ पर आपका खाली है। इसमें विभाग कितने होते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो विभाग कितने होते हैं? तो आपके 6 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में आपकी 2-2 मात्राएं रहती हैं। अगर आपका प्रत्येक विभाग में समान मात्रा है तो उस ताल को आपका समपदी ताल बोला जाता है। कौन सी ताल? आपका समपदी ताल बोलते हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन सकता है। समपदी ताल आपका एक ताल को बोला जाता है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट, कौन सा राग उत्तरांग प्रधान है? अब देखिए उत्तरांग प्रधान राग कौन सा है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका पूर्वांग कौन सा होता है और उत्तरांग क्या होता है। तो आपका जो सप्तक होता है शा रे ग म प ध नी और सा, ये आपका पूरा का पूरा एक आपका सप्तक रहता है। इसको हम आपका 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। सारे ग म को एक भाग में और पधनी को, पधनी सा को एक भाग में। तो आपका जो आगे वाला होता है इसको आपको बोला जाता है पूर्वांग। क्या बोलते हैं इसको? आपका पूर्वांग बोलते हैं। लास्ट वाले को बोलते हैं आपका उत्तरांग। अब देखिए यहाँ से आप पता लगाएंगे कि उत्तरांग प्रधान राग कौन सा होता है। जिस राग का बादी स्वर पूर्वांग से आता है, यानी कि पूर्वांग से आता है, उसे पूर्वांग राग बोलते हैं। बादी स्वर, आपका बादी स्वर पूर्वांग से आएगा उसे पूर्वांग बोलेंगे। अगर आपका बादी स्वर उत्तरांग से होगा तो उसे उत्तरांग बोलेंगे। तो यहाँ पर बादी स्वर से पहचानते हैं कि पूर्वांग बादी राग कौन सा है, उत्तरांग बादी राग कौन सा है। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध कल्याण है, इसका बादी संवादी क्या होता है। जो आपका शुद्ध कल्याण है इसका बादी संवादी क्या होता है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो आपका शुद्ध कल्याण है इसमें आपका क्या रहने वाला है, तो इसका बादी संवादी रहने वाला है आपका गधा। अगर वहीं पर बात करते हैं भूपाली के बारे में, तो भूपाली का भी आपका क्या रहने वाला है, ग ध, गंधार और देवत। देशकार में आपका क्या रहने वाला है, पंचम और आपका षडज। पुरिया में क्या रहने वाला है आपका ग और नी। तो ये इनके बादी संवादी हैं। अब इनके आधार पर आप अंदाजा लगाएंगे कि ये उत्तरांग बादी राग कौन सा है। तो देखिए जो पूर्व आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जो आगे वाले हैं सा रे ग म, तो जो इसमें से आएंगे वो पूर्वांग प्रधान राग होंगे। तो यहाँ पर ग ग ग यानी कि आपका जो तीनों हैं ये आपके पूर्वांग प्रधान राग हैं। लेकिन आपका जो देशकार है, देशकार, इसका बादी स्वर आपका पंचम है। पंचम आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको उत्तरांग यानी कि उत्तरांग से उत्तरांग बादी राग आपका कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देशकार। तो आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से बता दूंगा। बिकॉज आपकी लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तो आपके डाउट हम लाइव में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन या फिर आपका पूरा का पूरा डिटेल में उसको बता देंगे। ठीक है, आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो सभी के सभी
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार के सेशन हम आपको लाते रहेंगे। और आप EMRS का बैच लॉन्च हो गया है तो सभी विद्यार्थी कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा और बेहतरीन तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे वीणा पर पर्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो वीणा पर पर्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किया है आपका मतंग, भरत, दंतिलम या फिर लालमणि मिश्र। तो किसने किया है सभी विद्यार्थी बताएंगे। ये आपका KVS 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपका वीणा पर पर्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया है आपका मतंग जी ने। किसने किया है आपका मतंग जी ने। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, दो या अधिक स्वरों के एक साथ बजाने पर उत्पन्न कर्कश ध्वनि को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका दो या उससे अधिक स्वरों को एक साथ बजाने पर जो कर्कश ध्वनि होती है उसको क्या बोलते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि आपका संवाद कितने प्रकार का होता है। संवाद 2 प्रकार का होता है, संवाद और विवाद। अब देखिए संवाद क्या होता है, सामाभाव और सापाकम। तो वो आपकी किस प्रकार की ध्वनि निकलती है, बिल्कुल कर्णप्रिय ध्वनि निकलती है, उसको बोलते हैं संवाद। उसके बाद आता है आपका विवाद। विवाद क्या होता है, उसमें आपकी ध्वनि अच्छी नहीं लगती है, उसको कर्णप्रिय नहीं लगती है, कर्कश लगती है, उसको विवाद बोलती है। अब देखिए यहाँ पर इसी को क्या बोला है, इसी को बोला है यहाँ पर पाश्चात्य में बोला जाता है कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस। क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस। संवाद को बोला जाता है आपका कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस। विवाद को बोला जाता है आपका डिसोनेंस। क्या बोला जाता है आपका, डिसोनेंस। तो यहाँ पर आपका जो कॉन्सोनेंस होता है यह कर्णप्रिय होता है। क्या होता है आपका, कर्णप्रिय होता है। जो डिसोनेंस होता है ये आपका कर्कश ध्वनि होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, डिसोनेंस। क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, डिसोनेंस। अब देखिए आपका जो कॉन्सोनेंस होता है इसमें आपका क्षमा का भाव बनता है और आपका शप का भाव बनता है। तो यहाँ से ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस क्या होता है। महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा रहने वाला है जाति गायन में कितनी विकृत जातियां थी। KVS 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जाति गायन में कितनी विकृत जातियां थी, 9, 18, 11 या फिर 7, कितनी थी। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि जो जाति गायन था यह भरत जी के समय पर प्रचलन में था। मैंने आपको राग वर्गीकरण का जितना भी जाति गायन आपका राग रागनी वर्गीकरण, थाट राग वर्गीकरण, ये जितना भी वर्गीकरण था वो मैंने डिटेल में चर्चा किया हुआ है और अच्छी से प्रॉपर वे में आपको एक क्लास ली है। तो सभी विद्यार्थी उस क्लास को एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए भरत जी के समय पर जो गायन प्रचलन में था, भरत जी के समय पर गायन प्रचलन में था, गायन प्रचलन में था, कौन सा था आपका, जाति गायन। कौन सा था आपका, जाति गायन। महत्वपूर्ण। अब देखो आपका जो जाति गायन यहाँ पर रहने वाला है, जाति गायन। अब जाति गायन में क्या होता है, इसमें आपकी 18 जातियां हैं। कितनी जातियां थी, 18 जातियां थी। इनको 2 भागों में उन्होंने बांटा था। एक था आपका शुद्ध जाति और दूसरा था आपका विकृत जाति। कौन सी थी, शुद्ध जाति और विकृत जाति। शुद्ध जाति कितनी थी आपकी 7, विकृत जाति कितनी थी आपकी 11। अब देखिए आपकी जो शुद्ध और विकृत जातियां थी इनको भी आपका षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम के आधार पर इनको डिवाइड किया हुआ था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो षड्ज ग्राम था, कौन सा था आपका, षड्ज ग्राम। षड्ज ग्राम था। षड्ज ग्राम में भी आपकी 2 प्रकार की जातियां थी। शुद्ध जाति कितनी थी 4 और विकृत जाति कितनी थी, तो विकृत जाति थी आपकी 3। अब वहीं पर हम बात करेंगे आपका मध्यम ग्राम में। मध्यम ग्राम में आपकी शुद्ध जाति कितनी थी, तो शुद्ध जाति थी आपकी 3 और आपकी विकृत जाति थी, विकृत जाति कितनी थी आपकी 8। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा आपका जाति गायन था। जाति गायन में आपकी कुल 18 जातियां थी। कितनी थी, 18 जातियां थी। उनमें से 11 विकृत जातियां थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विकृत जातियां कितनी थी। तो विकृत जातियां आपकी कितनी थी, तो 11 आपकी विकृत जातियां थी। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पता होना चाहिए और अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जाति गायन में शुद्ध जातियां कितनी थी, या आपसे पूछा जा सकता है कि षड्ज ग्राम में शुद्ध जातियां कितनी थी। तो आगे आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। सोमनाथ ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। KVS 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोमनाथ ने कितने स्वरों का वर्णन किया है।
7 शुद्ध 15 विकृत, 7 शुद्ध 18 विकृत, 8 शुद्ध 13 विकृत, 7 शुद्ध 10 विकृत। तो देखिए सोमनाथ जी के कुल कितने स्वर थे? तो इनके कुल आपके 22 स्वर थे। कितने थे आपके? 22 स्वर थे। वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुल आपके 22 स्वर थे। कितने थे आपके? 22 स्वर थे, जिनमें से आपके 7 शुद्ध थे। अब देखिए शुद्ध स्वर आपके हमेशा साथ ही रहेंगे। किसी भी विद्वान को आप उठा करके देखेंगे, उन्होंने शुद्ध स्वर आपके साथ ही माने हैं। अब यहाँ से आपको अगर कुल स्वर के बारे में पता है तो 7 माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर विकृत स्वर निकल के आ जाएगा। तो 15 आपके विकृत स्वर यहाँ पर रहने वाले। कितने रहने वाले आपके? 15 विकृत स्वर। तो इसका राइट आंसर रहेगा 7 शुद्ध और आपका 15 विकृत। 7 शुद्ध आपका 15 विकृत। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आईने अकबरी के रचयिता हैं। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपका? महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? दिलशाह खां देहलवी, मोहम्मद करम इमाम, अबुल फजल या मोहम्मद खां। देखिए आईने अकबरी ये महत्वपूर्ण बुक है आपकी अबुल फजल की। इनसे क्वेश्चन बनता है, तो बुक से संबंधित आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी विद्यार्थी एक बार बुकों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे देशकार किस थाट का राग रहने वाला है। सभी विद्यार्थी इसके बारे में कमेंट करके बताएंगे। देशकार रहने वाला है, देशकार किस थाट का रहने वाला है? तो देखिए सभी विद्यार्थियों को पता होगा देशकार आपका बिलावल थाट का है। किससे? बिलावल थाट से। बिलावल थाट में आपके सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आपका बिलावल थाट में किया जाता है। अब देखिए आपका जो देशकार रहने वाला है, देशकार राग रहने वाला है, ये आपका बिलावल थाट का है। इसकी जाति कौन सी है? इसकी जाति की अगर हम बात करते हैं, ओड़व ओड़व इसकी जाति है। कौन सी आपकी? ओड़व ओड़व इसकी जाती है। ठीक है, इसके समय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका समय रहने वाला है दिन का दूसरा प्रहर। दिन का दूसरा प्रहर महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वह गति जिस पर गाना गाया जाता है। अब देखिए ऐसी कौन सी गति है जिस पर हम गाना गाते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, ये परिमाण पर नहीं गाते हैं, मात्रा आपकी और टिम्बर आपकी इन पर नहीं गाते हैं। आपकी जो लय होती है, लय पर हम गाना गाते हैं। यानी कि हमेशा जो गायन होता है वो आपका लय में होता है। अगर लय के विरुद्ध अगर हम गायन करेंगे तो फिर वह गायन नहीं कहलाएगा। तो लय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लय आपकी 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है आपकी? 3 प्रकार की। पहली होती है आपकी द्रुत लय। कौन सी होती है आपकी? द्रुत लय। दूसरी होती है आपकी मध्य लय। तीसरी होती है आपकी विलंबित लय। विलंबित लय। तो ये आपकी 3 प्रकार की लय होती हैं। अब मध्य लय होती है, ये जो हम गायन करते हैं, जो बोल रहे हैं, ये मध्य लय में है। यानी कि आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, 1 सेकंड में एक बोल गाना, 1 सेकंड में एक बोल गाना, 1 सेकंड में एक बोल गाना आपका क्या कहलाता है? आपका मध्य लय। अगर इसी को हम डबल कर दें, यानी कि 1 सेकंड में अगर 2 बोल को हम गाएंगे तो आपका द्रुत लय हो जाएगा, यानी कि तेज हो जाएगा। अगर हम 1 सेकंड में आधे बोल को गाएंगे, यानी कि आधा बोल गाएंगे, तो आपका विलंबित लय हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लय होती है 3 प्रकार की, वो किस प्रकार से रहने वाली है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट, यह कहा जाता है कि डैश ने गायन की टप्पा शैली की खोज की है। तो जो टप्पा गायन शैली है, इसकी खोज किसने की है? ये आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो आपकी टप्पा गायन शैली है, इसकी खोज किसने की है? तो आपका शौरी मियाँ ने। किसने की है? तो शौरी मियाँ ने आपका टप्पा गायन शैली की खोज की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि टप्पा आपका क्या रहने वाला है। जो आपका टप्पा है, टप्पा का मतलब क्या है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, टप्पा यानी कि उछलना कूदना। क्या होता है इसका मतलब? उछलना या फिर आपका कूदना।
उछलना कूदना आपका यह गायन शैली रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका आता है, इसमें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसमें कौन कौन सी तालें प्रयोग की जाती हैं। तो टप्पा में हमेशा आपका सर्वाधिक आपका पंजाबी ताल प्रयोग की जाती है। उसके बाद आता है आपका सितार खानी ताल, ये दो महत्वपूर्ण ताल हैं। इसके अलावा आपकी त्रियोदश ताल भी प्रयोग की जाती है। कौन सी ताल आपकी? त्रियोदश ताल भी इसमें प्रयोग की जाती हैं। ये महत्वपूर्ण तालें आपकी टप्पा गायन शैली में प्रयोग की जाती हैं। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण रागें भी होते हैं आपके टप्पा गायन शैली में, कुछ रागें भी हैं। उन कौन कौन से हैं आपका? देखिए खमाज राग है आपका, ये भी आपका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका एक काफ़ी थाट भी रहता है, काफ़ी राग भी रहता है, और एक और आपका झिंझोटी। कौन सा आपका? झिंझोटी राग। तो ये कुछ राग हैं जो कि आपका टप्पा गायन शैली के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, जो कि महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। क्या रहने वाला आपका? महत्वपूर्ण राग और ताल रहने वाली हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए टप्पा गायन शैली के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहने वाला है, पंडित बीडी पलुस्कर जन्मे थे। बीडी पलुस्कर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सतारा, मेरठ, कुरुंदवाड़, इनमें से कोई नहीं। तो बीडी पलुस्कर जी का जन्म हुआ था आपका कुरुंदवाड़ में। कहाँ पर हुआ था? कुरुंदवाड़ बेलगाम रियासत में। तब हुआ था 18 अगस्त 1872 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीडी पलुस्कर को लेकर के हर बार क्वेश्चन बनता है, भातखंडे जी से भी क्वेश्चन बनता है। तो इन दोनों की जीवनियों को आपको अच्छे से एक बार रट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, सुरों से बनी रचना परंतु किसी ताल विशेष में न हो क्या कहलाती है? सुरों से आपकी रचना बनी हो लेकिन ताल में बंधी न हो, ताल विशेष में न बंधी हो, वो आपकी कौन सी रचना कहलाती है? ये इस पर मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपका जो गान होता है दो प्रकार का होता है, निबद्ध गान और अनबद्ध गान। निबद्ध गान क्या होता है? जो कि आपका ताल में बंधा हुआ होता है। अनबद्ध गान क्या होता है? आपका ताल में नहीं बंधा हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? अनिबद्ध गान। क्या रहेगा आपका? अनिबद्ध गान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। एक स्वर विशेष को गाते समय यदि हम एक स्वर ऊपर या नीचे को जानबूझकर छूते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक स्वर ऊपर एक स्वर नीचे आपका लेना, उसको क्या बोलते हैं? गमक मीण कण आंदोलन। क्या बोला जाता है? गमक मीण कण आंदोलन। तो यहाँ पर देखिए जो कण होता है आपका, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच गाए जाने वाले राग हैं। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चनों को इसलिए लेकर के आया हूँ कि आपको आइडिया लगे कि आपका EMRS KBS NBS में कैसे क्वेश्चन बनती है। अभी मैं आपसे आज EMRS और KBS के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आगे मैं आपका DTFLSP NBS के भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे बनती है। तो आपको पता होना चाहिए दोपहर 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक कौन से आपके राग होते हैं? पूर्वांगवादी राग, उत्तरांगवादी राग, पूर्ववादी, उत्तरवादी। तो देखिए आपका जो पूर्वांगवादी राग होते हैं, पूर्वांगवादी राग होते हैं, ये आपका रहते हैं 12 बजे दिन से रात्रि 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपको? ऑप्शन नंबर ये पूर्वांगवादी राग या पूर्ववादी राग, ये दोनों ही आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो आपको एक बार अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की आपकी रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और महत्वपूर्ण शानदार क्वेश्चन हम आपको लाते रहेंगे। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको क्वेश्चनों को देखिएगा और अटेंड कीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि एक तराने में मृदंग के बोल हैं तो उसे डैश कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, अगर तराने में मृदंग के बोल हैं तो उसको क्या बोला जाता है? त्रैवट, चतुरंग, शुकश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। सभी विद्यार्थियों से मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देखेंगे सभी इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करेंगे। तो इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। नाद को धीमा या तेज सुने जाने के लिए बदले जाने की संकल्पना डैश कहलाती है। अगर देखिए कोई नाद है आपका, कोई नाद है या कोई ध्वनि है, नाद है या फिर कोई ध्वनि है, अगर किसी नाद को या किसी ध्वनि को हम धीमा सुन रहे हैं या फिर तेज सुन रहे हैं, किसके कारण सुनते हैं? तो आपका पिच के कारण सुनती हैं। किसके कारण? आंदोलन संख्या के कारण सुनती हैं।
तो जो आपका पिच होता है, जो तारता होता है, ये आंदोलन संख्या पर डिपेंड रहता है, आवृत्ति पर डिपेंड रहता है। तो आपका आवाज़ को धीमा या तेज सुनना ही आपका पिच के कारण होता है। किस कारण होता है? पिच के कारण। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। पंडित श्रीनिवास के अनुसार तार सप्तक सा डैश इंच पर रखा जाता है। तो देखिए श्रीनिवास जी के अनुसार तार सप्तक का सा कौन से इंच पर रखा जाता है? अब देखिए यहाँ पर जो वीणा है, वीणा पर तार सबसे पहले किसने बांधे थे? तो अहोबल जी ने। किसने बांधे थे? अहोबल जी ने। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आपका वीणा पर तार सबसे पहले किसने बांधे थे? अहोबल जी ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। उसके बाद इन्हीं के शिष्य थे श्रीनिवास जी। कौन थे इन्हीं के शिष्य थे? आपका श्रीनिवास जी। तो श्रीनिवास जी ने अहोबल जी के बाद वीणा पर तारों की स्थापना की थी। अब देखिए अहोबल जी ने तार सप्तक के सा को रखा था 18 इंची पर। किस पर रखा था? 18 इंची पर। तो ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका अहोबल जी के अनुसार आपका रहने वाला है सर्वप्रथम वीणा पर तारों की स्थापना अहोबल जी ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ से आपका श्रीनिवास जी ने भी तार सप्तक के सा को 18 इंच पर ही बांधा है। ठीक है, आधुनिक लेखकों के अनुसार प्राचीन शुद्ध सप्तक स्वर आधुनिक डैश थाट के समान है। तो देखिए यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन शुद्ध थाट कौन सा है? प्राचीन शुद्ध थाट कौन सा है? तो प्राचीन शुद्ध थाट कौन सा था? काफी। अगर वहीं पर हम बात करते हैं आधुनिक शुद्ध थाट कौन सा है? आधुनिक शुद्ध थाट कौन सा है? तो बिलावल। कौन सा है आपका? बिलावल। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। आधुनिक समय में जो शुद्ध थाट है वो बिलावल है, और प्राचीन समय में शुद्ध थाट था आपका काफी। कौन सा था आपका? काफी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक थाट के समान है, तो प्राचीन शुद्ध सप्तक स्वर आधुनिक थाट के समान है। कौन सा है आपका? काफी। ठीक है, पंचम जाति भेद के अनुसार मिश्र जाति में लघु में डैश मात्राएं होंगी। तो आपका जो कर्नाटक संगीत पद्धति है, कर्नाटक संगीत में आपका पंच जाति भेद से 35 तालें बनेंगी। कितनी बनेंगी आपकी? 35 तालें बनेंगी। ठीक है, अब देखिए आपकी जो 5 रहने वाली हैं, तिस्त्र, चतुस्त्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण, ये आपकी 5 जाति हैं, लघु की मात्राएं हैं। अब देखिए तिस्त्र का मतलब होता है 3 मात्राएं, चतुस्त्र का मतलब होता है 4 मात्राएं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। मिश्र का मतलब होता है यानी कि तिस्त्र और चतुस्त्र का मिश्रण, इसमें होती है आपकी 7 मात्राएं। उसके बाद आता है आपका खंड, खंड में होती है 5, संकीर्ण में होती है आपकी 9 मात्राएं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे? मिश्र। तो मिश्र की क्या रहने वाली है आपकी? 7 मात्राएं। कितनी रहेंगी आपकी? 7 मात्राएं। आगे हम बात करने वाले हैं मध्य लय में यदि 16 शब्द 16 सेकंड में गाए जाते हैं, तो वहीं पर 16 शब्द 4 सेकंड में गाए जाती हैं, डैश लय कहलाएगी। तो अभी मैंने आपको लयकारी के बारे में डिटेल में बताया था कि अगर आपका 16 शब्द 16 सेकंड में गाए जा रहे हैं, तो अगर 16 शब्द 4 सेकंड में गाए जाएंगे तो कौन सी आपकी लयकारी रहेगी? यानी कि आपका बोल है, समय कम हो गया, तो आपकी कैसी रहेगी? आपकी चौगुनी की लयकारी। कैसी रहेगी आपकी? चौगुनी की लयकारी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आज का पूरा सेशन रहने वाला है। आशा करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए आपको EMRS का हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, सभी विद्यार्थी EMRS के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको जल्द ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली। अब आपकी MCQ वाला सेशन था वो रेगुलर रहेगा, तो सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आगे आपकी सभी की सभी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।